मिलान चिन्ह क्या है? बोलो, ये तो आसान है, बता दोगे। बोलो क्या है? अभी बताया ना कितना? 7 है। कैसे? 1 2 देखो 1 2 3 4 5 और 6 और 7। आंसर कितना हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाओ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान चिन्ह। एक और मिलान चिन्ह है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 और 2 और है। कितना हुआ? 5 5 10 2 कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत है? थर्ड नंबर, यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा? देखो 7 बनाना है, 1 2 3 4 और ये क्या हुआ? 5 6 और 7 बन गया। आ रहा है समझ में? कैसे हुआ? 4 बार के बाद जो काटेंगे उसको गिनेंगे क्या? 5 और बाकी 7। संख्या परिसर क्या होगा? परिसर समझना क्या होता है? परिसर जब भी निकालेंगे, परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। तो परिसर निकालेंगे, बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा होगा उस ग्रुप में और माइनस छोटी संख्या। तो अब सबके पास सवाल लिखा हुआ है 4 नंबर। कहो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा कौन है? 1 और दोनों का अंतर कितना है? 9 में क्या? 8। तो जब कभी भी परिसर निकालना होगा तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। उसके बाद क्या है? 4 के बाद 5, 1 2 के बाद 4 लिखियो नंबर। 3 कहाँ गया? अच्छा ठीक है, चलो तो 6 है। 6 देखते हैं। 6 में है आंकड़े का परिसर क्या होगा? उसी तरफ ही परिसर निकालेंगे। तुम निकालो, परिसर निकालो। बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 6 नंबर बनाओ। हाँ अब बोलो ना, हम बोलो, यहां से हम बताते हैं। सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो सेम हो गया ना फिर। तो कितना हो गया? 9 में गया 8। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें होगा बी। चिन्ह है 7 नंबर सवाल है कि 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। 10th में जो है पूरा एक चैप्टर है, 5-5 नंबर करके सवाल आता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो जब माध्य निकालेंगे तो उसमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है, जोड़ करके दूसरे भाग दे दो। जोड़ करके क्या करना है? दूसरे भाग दे देना है। तो 20 30 कितना हुआ? 50 का आधा कितना हुआ? हो गया आंसर। तो ये बात याद रखना है कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जोड़ के 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। उसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन है, 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 30। आसान है, जोड़ो। 40 20 कितना हुआ? जोड़ो। कितना हुआ? 40 20 60 का आधा कितना हुआ? 30। हो गया। दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है? भाग देना है। दूसरे भाग लग गया, कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर है? 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर परिणाम क्या होगा? देखो इसको समझो पहले। सिक्का में कितना फेस? सिक्का में कितना फेस? 2 फेस। जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, दोनों पहले कंडीशन समझना, ठीक है? जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, when a coin is tossed one time, जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तब हमारे दिमाग में 2 चीज चलेगा, ठीक है? या नहीं तो हेड और या नहीं तो टेल। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? जब सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो मन में 2 बात चलता है। क्या क्या? हेड और टेल। उसके अलावा कुछ आ सकता है? सोच करके देखो, कुछ भी आ सकता है उसके अलावा? नहीं। तो ये होता है एस। एस को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समाविष्टि। प्रतिदर्श समाविष्टि, ठीक है? तो जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम आएगा 2। कितना आएगा? 2। ये जो 2 है, ये है कुल संभव परिणाम। कुल संभव जो आ सकता है, जो संभव है। कुल संभव परिणाम कितना है? 2। लेकिन आएगा तो कोई एक ही।
समझ रहे हो, आएगा तो एक ही ना। अब जब सिक्के को एक बार नहीं, अब क्या करते हैं 2 बार। अब सिक्के के बार उछालेंगे 2 बार, तब क्या होगा, तब देखो हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, हेड। दोनों में क्या आ जाए, हो सकता है एक में हेड आए और एक में टेल, या एक में टेल और एक में हेड, या दोनों में क्या आ जाए, टेल। दोनों में क्या आ जाए, इसके अलावा कुछ भी संभावना नहीं बचा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 सिक्का उछालेंगे। तो 2, यही सवाल है तुम्हारा कि जब 2 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना है। इसमें क्या टो है 2 का, इसमें कितना है, इसमें कुल संभव परिणाम कितना है, समझ गया ना। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना है। इसको तुम नॉर्मली भी बना सकते हो, कैसे, सिक्का में कितना फेस, एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना 2, सिक्का में 2 फेस है ना, 2 बार उछालेंगे तो कितना 4, 3 बार उछालेंगे तो कितना 6 नहीं, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो 3 बार जब सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा 8 आएगा। जब 4 बार उछालेंगे तब कितना आएगा 16 आएगा। 5 बार उछालेंगे तो 32 आएगा, समझ गए ना। 2 पर तुम करते चले जाओ, पावर आते जाएगा। ठीक है, तुम लोग को याद करवाए थे ना वो लिखवा के बताओ, 2 पर पावर 7 कितना होगा। 2 पर पावर 7 देखो ऐसे याद रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, बस यही तो दिक्कत हो जाता है। 64 दूनी 128, 64 दूनी कितना 100, 128 दूनी 256, 256 दूनी 500, 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 248, 248 दूनी 4096, 4096 दूनी कितना बोलो 8000, 8192, 16384। याद रखो, इतना तक भी याद रखो कम से कम। 2 पर पावर याद रहेगा कि 2 पर पावर 9 हो गया तो 512, 2 पर पावर 10, 1024। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा ना कि एक्सपोनेंट वाला सवाल बनाने में आसानी होगा, तुरंत बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए, 3 गो कौन कौन सा, एक पासे को एक, हाँ पासा समझ लो, पहले लिखना बंद करो, पहले देखो यहाँ ध्यान दो। एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम क्या होगा, 10 नंबर सवाल समझना। पासा होता है लूडो गोटी, लूडो गोटी जानते हो ना। तो जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक में कुछ ना कुछ आएगा, है कि नहीं है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या आ जाए, लेकिन मन में क्या क्या चलता है 1 2 3 4 5 और 6, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आएगा। ठीक है, तो यही हमारा कुल संभव परिणाम है। तो कुल संभव परिणाम यहां हो गया 6, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम अब बराबर कितना हो गया 6। एक सूत्र याद रखना यहां पे तुम लोग, प्रायिकता का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना अब बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना। अब इसको समझो, ये है क्या, घटित घटना बटे कुल घटना। लूडो गोटी फेंके हम लोग, दिमाग में चल रहा है कितना बात, लेकिन कोई एक ही का मान होता है। कोई बोलेगा कि नहीं ऊपर में जो 5 आया वो भी मेरा है, जो बगल में 6 है वो भी मेरा है, ऐसा तो नहीं होगा, मान हो जाएगा। एक ही चीज चलेगा। तो मान लो कि आया हमारा 4, कितना आया 4, तो कुल घटना कितना है 6, और जो आया वही घटित घटना है, तो आया कितना 4, तो वो हमारा घटित घटना है। अब कुल घटना तो लिखवे करेंगे हर बार, हो गया प्रायिकता, समझ गए ना। जैसे एक सिक्का उछाले तो दिमाग में कितना बार चला, 2 बार चला, हेड और टेल, लेकिन कोई एक ही का नाम मान होगा, तुम्हारा एक ही आएगा ना, यार तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों का तो नहीं बोल सकते कि दोनों आ गया मेरा, है कि नहीं है, दोनों आता है कभी, यार तो सिक्का खड़ा हो जाएगा, बालू में रहेगा। तो पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान क्या है, पाई चार्ट है, एक पाई चार्ट है, ठीक है। इसके लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा 360। पाई चार्ट हो या डायरेक्ट वृत्त ही हो, ठीक है, केंद्रीय कोण 360 ही होता है। कितना डिग्री होता है 360, ध्यान दो यहाँ, ठीक है। देखो पाई चार्ट में क्या है, इसमें बांट देता है सब्जेक्ट वगैरह। मान लो ये मैथ है, ठीक है, ये जो हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये एसएसटी है और ये साइंस है, ठीक है।
अब इसमें जो है एक पार्ट को काट के निकाल लिया गया। पिज्जा देखो कैसे निकाल लेता है काट के स्लाइस, ठीक है। तो इसी तरह का हमारा कुछ पाई चार्ट बनता है। पाई चार्ट जो है चौथा चैप्टर में क्लास 8 में, ठीक है। अब तुम लोग फांकी नहीं मारे हो तब जो है पढ़े हो गए ना, तो फांकी तो मारवे किए हो, ठीक है। हाँ, तो 12 नंबर सवाल। मेन बात इसमें क्या है कि पाई चार्ट के केंद्रीय कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर एक नॉर्मल वृत्त भी रहेगा तो इसका भी केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? मतलब कि एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। आगे, आंकड़ों का निरूपण किसके द्वारा नहीं होता? समझो पहले, आंकड़ों का निरूपण, जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास में 20 विद्यार्थी है और सबका तुमको लिखना है उम्र कि कौन कितना साल का है, तो कैसे नहीं लिख सकते हैं? आयत बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पे बांट देंगे, इधर बच्चा का नाम और इधर क्या एज, ठीक है। दंडालेख, दंडालेख मतलब ग्राफ होता है कि यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर सब उम्र रहेगा 10, 20, 30, 40, इस तरह ग्राफ बनेगा। जिसका ज्यादा उम्र है उसका लंबा ग्राफ, जिसका कम उम्र है उसका छोटा ग्राफ, ठीक है। उसके बाद जो है द्विदंडालेख, द्वि मतलब होता है कि डबल बार ग्राफ जो होता है डबल डबल बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ग चित्र, वर्ग में नहीं बनेगा, वर्ग में क्या होगा? नहीं बनेगा। वर्ग चारों ओर से चकोर हो जाता है, समझ गए ना। इसीलिए वर्ग में जो है आंकड़ा नहीं स्टोर किया जा सकता है, बाकी सब में आंकड़ा को दर्शा सकते हैं। समझ में आ रहा है? खत्म हो गया। अब बताओ कि प्रॉब्लम किसका कहां पे है? अच्छा चलो, तुम लोगों को टाइम देते हैं। आज का टाइम दिए तुम लोगों को प्रॉब्लम खोजने का, कल खाली प्रॉब्लम ही बताएंगे, ठीक है। घर में बढ़िया से पहले प्रॉब्लम कब निकलेगा, ऐसे नहीं कि सवाल देखे हाँ ये वाला हो सकता है कि प्रॉब्लम रहा होगा, नहीं, बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। जो बनाने में दिक्कत हुआ या जो कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुआ कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम 2 बार 3 बार भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? समझने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बनाओ उसको, ठीक है। और कल प्रॉब्लम निकाल करके लाओ।